हेलो फ्रेंड्स, मैं आपसे गुप्ता आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जैसा कि कल का हमारा टॉपिक था मुद्रास्फीति के प्रभाव, अर्थात मुद्रास्फीति का प्रभाव किन किन क्षेत्रों में पड़ता है तथा क्या क्या प्रभाव पड़ता है। इस विषय में हमने कल विस्तृत रूप से चर्चा की थी और आई होप आपको समझ में आई होगी। आज का हमारा टॉपिक है मुद्रास्फीति के प्रकार। आज हमारी मुद्रास्फीति डी एंड हो जाएगी, मुद्रास्फीति खत्म हो जाएगी। तो मुद्रास्फीति को लेकर आज का टॉपिक हमारा लास्ट टॉपिक है। आइए हम समझते हैं मुद्रास्फीति के प्रकार। तो मुद्रास्फीति को लगभग 7 या 8 प्रकारों में बांटा गया है। यहाँ हम आपको 8 प्रकार बताएंगे। कुछ को आइए हम समझते हैं इन मुद्रास्फीति को किस आधार पर बांटा गया है। तो मुद्रास्फीति के कुछ प्रकारों को तो मुद्रास्फीति की वृद्धि दर के आधार पर बांटा गया है और कुछ प्रकारों को जो सरकार मुद्रास्फीति को नियंत्रण करने के लिए नीतियां बनाती है उनके आधार पर बांटा गया है। तो आइए हम समझते हैं मुद्रास्फीति के प्रकारों को और उनके विषय में विस्तृत रूप से चर्चा करते हैं। तो मुद्रास्फीति का सबसे पहला प्रकार है, उसे कहते हैं सरकती अथवा अल्प मुद्रास्फीति, अर्थात क्रीपिंग और हाइपो इन्फ्लेशन। आइए हम समझते हैं सरकती या अल्प मुद्रास्फीति क्या होती है। तो यह मुद्रास्फीति तब होती है जब कीमतें 3% या इससे कम की वार्षिक दर से बढ़ती हैं। मैं लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ कि जो 2 या 3% वृद्धि दर होती है इन्फ्लेशन की, वो अर्थव्यवस्था के लिए लाभदायी होती है, लेकिन इससे कम या इससे ज़्यादा अर्थव्यवस्था के लिए लाभदायक नहीं होती है। अगर 2 या 3% से कम हो तो मंदी का दौर आ जाएगा, बेरोजगारी बढ़ेगी, कंपनियां बंद होगी। इसलिए 2 या 3% जो होती है मुद्रास्फीति, वो सरकार के लिए अर्थात अर्थव्यवस्था के लिए लाभदायी होती है। शायद मैं कन्फर्म नहीं हूँ, लेकिन शायद जो भारत की अभी तत्कालीन मुद्रास्फीति है, करंट की मुद्रास्फीति है, वो 6 से 7% है शायद। जैसा कि इसके नाम से ही समझ में आ रहा है, सरकती या रेंगती मुद्रास्फीति। तो एक इस प्रकार की मुद्रास्फीति में कीमत धीरे धीरे समय के अनुसार बढ़ती है। जब कीमतें 2-3% की दर से बढ़ती हैं, यह किसी अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी होती हैं और वृद्धि दर को लाभ पहुंचाती हैं, अर्थात जो अर्थव्यवस्था की ग्रोथ रेट होती है उसे लिए लाभदायक होती है। जबकि जो 2% से कम मुद्रास्फीति होती है, 2 से 3% की मुद्रास्फीति तो लाभदायी है, लेकिन 2% से जो कम मुद्रास्फीति है उससे अर्थव्यवस्था में मंदी के तौर पर देखा जाता है। जो हमारी मुद्रास्फीति का अगला प्रकार है उसे कहते हैं चलती मुद्रास्फीति, अर्थात बाकिंग इन्फ्लेशन। जैसा कि इसके नाम से भी समझ में आ रहा होगा कि ये सरकती मुद्रास्फीति से थोड़ी सी ज़्यादा होगी, अर्थात जब मुद्रास्फीति दर 3 से 10% की दर से बढ़ती है, जब मुद्रास्फीति 3 से 10% की वार्षिक दर से बढ़ती है तो उसे चलती मुद्रास्फीति कहते हैं। जैसा कि मैंने पहले ही बताया है, 2-3% से ज़्यादा मुद्रास्फीति अर्थव्यवस्था के लिए हानिकारक होती है। उसी प्रकार ये 3 से 10% है, तो यह सरकारों के लिए चेतावनी की तरह है कि वे इसे नियंत्रित करें, अन्यथा यह भागती या गैलोपिंग मुद्रास्फीति में बदल सकती है। भागती और गैलोपिंग मुद्रास्फीति के विषय में हम आगे चर्चा करेंगे और यह अर्थव्यवस्था के लिए हानिकारक भी होती है। यह जो चलती मुद्रास्फीति है ये अर्थव्यवस्था के लिए हानिकारक भी हो सकती है अगर ये 5% से ज़्यादा है तो। आइए हम समझते हैं भागती मुद्रास्फीति या रनिंग इन्फ्लेशन क्या होता है। तो जब कीमतों में 10 से 20% वार्षिक दर के साथ तीव्र वृद्धि होती है तो इसे भागती मुद्रास्फीति कहते हैं। जैसा कि हमने समझा था, सरकती मुद्रास्फीति 3%, चलती मुद्रास्फीति 3 से 10% और भागती मुद्रास्फीति 10 से 20% वार्षिक दर के साथ वृद्धि होती है, अर्थात बढ़ती है।
यह जो मुद्रास्फीति है यह अर्थव्यवस्था के लिए खतरनाक होती है और इसे नियंत्रित करने के लिए अविलंब अर्थात बिना देरी किए हुए मौद्रिक एवं राजकोषीय प्रयास किए जाते हैं। अर्थात मौद्रिक एवं राजकोषीय प्रयासों की जरूरत होती है। आइए हम समझते हैं गैलोपिंग या अति मुद्रास्फीति क्या होती है। अर्थात गैलोपिंग और हाइपर इन्फ्लेशन क्या होता है। कहीं कहीं किसी बुक में इन दोनों मुद्रास्फीतियों को अलग अलग वर्गीकृत किया जाता है, लेकिन इनमें ज़्यादा अंतर नहीं है, इसीलिए इन्हें एक साथ रख दिया गया है। आइए हम इसके विषय में चर्चा करते हैं। तो जब कीमतें 20 से 100% वार्षिक दर या इससे भी अधिक दर से वृद्धि करती हैं तो इसे गैलोपिंग या अति मुद्रास्फीति कहते हैं। गैलोपिंग मुद्रास्फीति 20 से 50% तक मानी जाती है और अति मुद्रास्फीति 50 से 100% या इससे भी अधिक मान ली जाती है। यह मुद्रास्फीति अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होती है, बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होती है। क्योंकि जैसे एक एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं, जैसे आज 1 किलो नमक का रेट माना कि 10 रुपये है और अगर 100% वार्षिक दर हो जाए, इसकी मुद्रास्फीति 100% बढ़ जाए तो वो नमक का पैकेट 1000 का हो जाएगा। अर्थात कोई चीज़ 10 रुपये की है और वो 1000 की मिलने लगे तो अर्थव्यवस्था के लिए तो हानिकारक है ही। जैसा कि मैंने पहले ही बताया, मुद्रास्फीति का अर्थ मुद्रा के मूल्य में गिरावट होती है, अर्थात मुद्रा की वैल्यू में गिरावट को कहते हैं मुद्रास्फीति। तो ऐसी स्थिति में मुद्रा के मूल्य में निरंतर तेज गिरावट आती है और यह पूरे मौद्रिक प्रणाली के विध्वंस का कारण बनती है। अर्थात जब ज़्यादा मुद्रास्फीति होगी तो मुद्रा के मूल्य में ज़्यादा कमी होगी और जब मुद्रा के मूल्य में ज़्यादा कमी आएगी तो मौद्रिक प्रणाली का विध्वंस हो जाएगा, अर्थव्यवस्था का विध्वंस हो जाएगा, अर्थव्यवस्था नष्ट हो जाएगी। इस स्थिति में अर्थव्यवस्था अस्थिर हो जाती है, अर्थात अर्थव्यवस्था का कोई विश्वास नहीं रहता कि कब मुद्रास्फीति बढ़ जाए, कब मुद्रास्फीति कम हो जाए और कब कितनी बढ़ जाए। तो ऐसी स्थिति में अर्थव्यवस्था अस्थिर हो जाती है तथा सरकार की विश्वसनीयता खो जाती है, जिससे विदेशी निवेशक हों या जो स्वनिवेशक हों, स्वदेशी निवेशक हों, वहाँ पूंजी निवेश से बचते हैं क्योंकि अर्थव्यवस्था का कोई विश्वास नहीं रहता है। इसलिए निवेशक हैं वो अपनी पूंजी का निवेश नहीं करते हैं और जो निवेश की हुई है पूंजी उसे निकालने लगते हैं। तो इससे सरकार के पास पूंजी की कमी होगी, इससे अब मौद्रिक प्रणाली है जो देश की वो नष्ट हो जाएगी। यह मुद्रास्फीति बड़ी दुर्लभ होती है। यह मुद्रास्फीति कभी कभी देखने को मिलती है, जैसे कभी विश्व युद्ध हो या कोई युद्ध हो तो जो खर्चे होते हैं सरकार के, उन खर्चों को नियंत्रित करने के लिए सरकार ज़्यादा नोट छाप देती है, ज़्यादा मुद्रा छाप देती है, तो इससे मुद्रास्फीति या अति मुद्रास्फीति हो जाती है। तो अति मुद्रास्फीति की घटना विश्व में ज़्यादातर तब देखी गई है जब युद्ध की स्थिति में सरकार अपने बेकाबू खर्चों के भुगतान के लिए बहुत ज़्यादा मात्रा में नोटों को छापती। जब बहुत ज़्यादा मात्रा में नोट छपेंगे तो मुद्रास्फीति बढ़ेगी, इसी को अति मुद्रास्फीति कहते हैं। बेकाबू खर्च अर्थात बहुत सी गोला बारूद लेनी पड़ती है, सैनिकों को खर्च होता है, आदि कई तरह के खर्च हो जाते हैं। अब ऐसी मुद्रास्फीति कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे 1920 में जब प्रथम विश्व युद्ध खत्म हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ था, तब जर्मनी में ऐसा ही हुआ था। 2000 में जिम्बाब्वे में ऐसा हुआ था और जो अमेरिका में सिविल वॉर हुआ था तब ऐसा हुआ था। आदि कई स्थानों पर ऐसा हुआ है, लेकिन बहुत कम ही स्थानों पर ऐसा मिलता है, इसलिए इसे दुर्लभ मुद्रास्फीति भी कहते हैं। आइए हम समझते हैं संरचनात्मक या मार्ग अवरोध मुद्रास्फीति किसे कहते हैं, अर्थात स्ट्रक्चरल एंड बोटलनेक इन्फ्लेशन किसे कहते हैं।
इसका सीधा सा अर्थ है जब उत्पादों की आपूर्ति में अचानक गिरावट आ जाए, जो उत्पाद हैं उनकी जो सप्लाई हो रही है उसमें अचानक गिरावट आ जाए, तो इस स्थिति में होने वाली कीमतों में वृद्धि को संरचनात्मक मुद्रास्फीति कहते हैं। जब उत्पादों की आपूर्ति में कमी होगी, मांग बढ़ेगी, तो महंगाई बढ़ेगी, और उसी को संरचनात्मक मुद्रास्फीति या मार्ग अवरोध मुद्रास्फीति कहेंगे। अगली हमारी मर्म मुद्रास्फीति या कोर इन्फ्लेशन। तो यह जो मर्म मुद्रास्फीति है, यह उत्पादों पर आधारित है, उत्पादों पर आधारित है, अर्थात उत्पादों की गणना पर आधारित है। तो इस प्रकार की मुद्रास्फीति उसकी गणना में शामिल किए गए उत्पादों पर आधारित होती है या उत्पादों के आधार पर विकसित हुई है, कुछ भी कह सकते हैं। इसमें ऐसे उत्पादों को छोड़ दिया जाता है जिन पर सरकार का कोई भी नियंत्रण नहीं होता है या अल्प नियंत्रण होता है। तो जब ऊर्जा एवं खाद्य वस्तुओं को छोड़कर, ऊर्जा एवं खाद्य पदार्थों को छोड़कर बाकी बचे उत्पादों की मुद्रास्फीति की गणना की जाती है, तो इसे मर्म मुद्रास्फीति कहते हैं। अर्थात उसमें ऊर्जा एवं खाद्य पदार्थ छोड़ दिए जाते हैं, क्योंकि ऊर्जा पदार्थ जैसे पेट्रोलियम पदार्थ वगैरह हैं, डीजल है, पेट्रोल है, ये खाड़ी प्रदेशों से आते हैं, खाड़ी प्रदेशों से आयात किए जाते हैं। वहाँ पर मूल्य बढ़ जाएगा तो यहाँ सरकार को भी मूल्य बढ़ाना पड़ेगा, इसमें सरकार का तो कोई नियंत्रण है नहीं। ऐसे ही खाद्य पदार्थों पर भी सरकार का ज़्यादा नियंत्रण नहीं है, क्योंकि किसान मूल्य इस पर अर्थात सरकारों का ज़्यादा नियंत्रण नहीं होता है। तो इसके पीछे सरकार द्वारा यह तर्क दिया जाता है कि खाद्य वस्तुएं एवं ऊर्जा पदार्थों की कीमतों में उन कारणों से बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव आता रहता है जिस पर सरकार का नियंत्रण नहीं होता, अर्थात इन पदार्थों पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं रहता है। एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। सरकार खाद्य पदार्थों की आपूर्ति में कमी की स्थिति में ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती। इसी प्रकार पेट्रोलियम पदार्थ खाड़ी देशों से आयात पर निर्भर होते हैं, इसलिए सरकार का इस पर भी नियंत्रण नहीं रहता है। इसी कारण इसे मर्म मुद्रास्फीति के अंतर्गत रखा जाता है। आइए हम समझते हैं स्थगन जन्य मुद्रास्फीति या स्टैगफ्लेशन किसे कहते हैं। तो इसे समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा कि स्थगन किसे कहते हैं, अर्थात स्थगन से जन्मी मुद्रास्फीति को स्थगन जन्य मुद्रास्फीति कहेंगे। तो पहले ये तो समझना पड़ेगा कि स्थगन किसे कहते हैं। तो स्थगन में जो वृद्धि दर होती है, ग्रोथ रेट होती है, वो शून्य होती है। नए उद्योग नहीं लगते हैं, मतलब नई फैक्ट्रियां नहीं लगती हैं, और नई फैक्ट्रियां नहीं लगती हैं तो बेरोजगारी की दर में कमी नहीं होती है, अर्थात बेरोजगारी नहीं बढ़ती या कम नहीं होती। तो जब मुद्रास्फीति स्थगन के दौर से गुजर रही होती है, तो इस परिस्थिति से गुजरने के लिए सरकार द्वारा कुछ नीतिगत परिवर्तन किए जाते हैं, जिसके कारण कई बार इन नीतिगत परिवर्तनों के फलस्वरूप तत्कालिक तौर पर यानी करंट में उत्पादों की कीमतों में वृद्धि हो जाती है, जिसे स्थगन जन्य मुद्रास्फीति कहते हैं। ये तो हुआ हमारा स्थगन जन्य मुद्रास्फीति। आइए हम समझते हैं प्रतिसार जन्य मुद्रास्फीति किसे कहते हैं, अर्थात रिफ्लेशन किसे कहते हैं। तो जैसा कि स्थगन जन्य मुद्रास्फीति समझने के लिए हम सबसे पहले स्थगन को समझना था, इसी प्रकार प्रतिसार जन्य मुद्रास्फीति समझने के लिए सबसे पहले हम समझना होगा कि प्रतिसार क्या होता है, प्रतिसार किसे कहते हैं। तो प्रतिसार को इंग्लिश में रिसेशन कहते हैं। स्थगन में जो वृद्धि दर थी वो शून्य थी, जबकि प्रतिसार में वृद्धि दर नकारात्मक होती है, अर्थात नेगेटिव होती है, माइनस में होती है। इसमें बेरोजगारी बढ़ती है और जो इसमें जो उद्योग हैं, जो पहले से मौजूद उद्योग हैं, वो बंद होते हैं, जिससे बेरोजगारी बढ़ती है और जीडीपी आउटपुट में कमी आती है। जीडीपी आउटपुट में कमी आएगी। जीडीपी हम पहले ही समझा चुके हैं, आपको पिछले वीडियो में समझा चुके हैं कि जीडीपी क्या होती है, अर्थात जो उत्पाद होते हैं उनका मौद्रिक मूल्य जीडीपी कहलाता है। तो जीडीपी आउटपुट में कमी आएगी तो सरकार के पास पूंजी की कमी आएगी, और सरकार के पास पूंजी की कमी आएगी तो सरकार कर्ज लेगी,
तो उससे सरकारी कर्ज में वृद्धि होगी आदि को प्रतिसार में शामिल किया जाता है। तो आइए हम समझते हैं प्रतिसार जन्य मुद्रास्फीति किसे कहते हैं। तो अर्थव्यवस्था जब प्रतिसार की स्थिति में हो, अर्थात वृद्धि दर नकारात्मक हो, बेरोजगारी बढ़ रही हो, उद्योग धंधे बंद हो रहे हो, तो अर्थव्यवस्था जब प्रतिसार की स्थिति में हो और सरकार द्वारा इससे निपटने के लिए किए गए आर्थिक नीतियों में परिवर्तन के फलस्वरूप यदि तात्कालिक तौर पर मुद्रास्फीति बढ़ती है, अर्थात उसमें उसमें लिखा था कि उत्पादों की कीमतों में वृद्धि हो जाती है, इसमें लिखा है मुद्रास्फीति बढ़ जाती है। तो इससे कंफ्यूज ना हो, क्योंकि उत्पादों की कीमतों में वृद्धि होगी तब भी मुद्रास्फीति बढ़ेगी, और यहाँ पे तो लिखा ही है मुद्रास्फीति बढ़ रही है। तो इसे प्रतिसार जन्य मुद्रास्फीति कहते हैं, अर्थात प्रतिसार से जन्मी हुई मुद्रास्फीति प्रतिसार जन्य मुद्रास्फीति कहलाती है। चलिए आज का टॉपिक हमारा यहीं समाप्त होता है। कल मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। आई होप आपको हमारा ये टॉपिक समझ में आया होगा।